नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में स्वागत है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में चढ़ावा चोरी विवाद के बाद प्रशासनिक बदलाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। ट्रस्ट के नए सीईओ की नियुक्ति के लिए देश भर में आवेदन मांगे गए हैं। इसी क्रम में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भी सीईओ पद के लिए आवेदन किया है और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत कई प्रमुख पदाधिकारियों के इस्तीफों के बाद नई नियुक्तियों की प्रक्रिया पर सभी की नज़र टिकी है और माना जा रहा है कि ट्रस्ट जल्द ही नए सीईओ के नाम पर फैसला ले सकता है। इस बीच मंदिर प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही और नए टीम के गठन को लेकर संत समाज और श्रद्धालुओं की भी विशेष दिलचस्पी बनी हुई है। स्वयं को प्रथम दृष्टया राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा विज्ञापित चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद के लिए बताई गई अर्हताओं के अनुरूप पाते हुए मैंने आज सीईओ पद के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दनीश आजाद अंसारी ने वक्त संशोधन अधिनियम को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार वक्त संपत्तियों पर अवैध कब्जे और उनके कथित दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से यह कानून लेकर आई है। और दनीश अंसारी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग वक्त की संपत्तियों की अवैध बिक्री में शामिल है और इसी के ध्यान में रखते हुए संशोधन किया गया। और उन्होंने दावा किया है कि जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए और मंत्री ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने वक्त संशोधन अधिनियम का सबसे अधिक विरोध किया और यह कानून गरीब मुसलमानों के हित में है। पत्र शिकायत आई है, उसकी जांच कराई जाएगी और यकीनी तौर पे वक्फ संशोधन अधिनियम केंद्र की मोदी सरकार इसी नियत के साथ लेके आई कि जो वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे थे, इलीगल इंक्रोचमेंट थे, उसकी जो मिसहैंडलिंग होती थी उसको दूर किया जा सके। एक आम मुसलमानों की तरफ से लगातार ऐसी शिकायत आ रही थी कि वक्फ की संपत्ति जिसका इस्तेमाल मुसलमानों के बेटरमेंट के लिए होना चाहिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए होना चाहिए, उनके ग्रोथ के लिए होना चाहिए, उन चीजों के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे वक्फ माफिया हैं जो वक्फ की संपत्तियों को अवैध रूप से बेच रहे हैं, उसके ऊपर अवैध रूप से काबिज हो रहे हैं। तो इन तमाम शिकायतों को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई, जिसका आम मुसलमानों ने उसका स्वागत भी किया। और एक जब आंकड़े देखे गए तो ये बड़े चौंकाने वाले कुछ आंकड़े सामने आए कि वक्फ की संपत्तियों पे हमने देखा कि सबसे ज्यादा अवैध कब्जों की शिकायत कब आई, तो हमने देखा कि 2012 से लेकर 17 तक सबसे ज्यादा शिकायत आई वक्फ की संपत्तियों के ऊपर अवैध कब्जा होने की। और भी चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब वो शिकायत को और ड्रिल किया गया तो ये देखा गया कि वक्फ की संपत्तियों पे अवैध कब्जे करने की शिकायत किनके ऊपर आई, वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर आई। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सपा शासन में, समाजवादी पार्टी के शासन में खुली उनको छूट दी गई थी कि आप जो वक्फ की संपत्ति जिससे गरीब मुसलमानों का भला होना चाहिए, उस वक्फ की संपत्ति पे तुम जाके अवैध रूप से काबिज हो जाओ ताकि गरीब मुसलमानों का भला ना हो पाए। ये बहुत गंभीर बात है। इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर वक्फ संशोधन अधिनियम केंद्र की सरकार लेके आई। तभी वक्फ संशोधन अधिनियम का सबसे ज्यादा विरोध समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने किया, क्योंकि उन्हें लगा कि इस संशोधन आने के बाद जो अवैध कब्जे उन्होंने बना के रखे हैं वक्फ की संपत्तियों पे, जो मुसलमानों के डेवलपमेंट में वो बाधा बन के खड़े हुए हैं, वो अवैध कब्जे अब हट जाएंगे। इसीलिए उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध किया। एक तरफ आम मुसलमान उसने वक्फ संशोधन अधिनियम का स्वागत किया, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध किया। ये साफ दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी ये नहीं चाहती कि वक्फ के माध्यम से गरीब मुसलमानों का भला हो। वक्फ के दिल्ली में सीपीआई के महासचिव डी राजा ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है, लेकिन राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने का वहां व्यापक विरोध हो रहा है। और डी राजा ने दावा किया है कि इस मुद्दे पर कई राजनीतिक दल समर्थन दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि 28 जुलाई से
शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि संसद में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर भी चर्चा की जाएगी। I do not know the exact issue and who has made such a statement, who has given the clarification. I do not know. Let us see. Yes, Mr. Omar Abdullah is the Chief Minister now, but that state has no statehood. Jammu and Kashmir statehood has been snatched away by BJP government. There is a huge protest. Jammu and Kashmir should have statehood. Statehood for Jammu and Kashmir must be restored, and all political parties, we are extending our support. Mr. Farooq Abdullah has written to all political parties, including our party, on 20th July when Parliament opens for monsoon session. There will be protest, I understand, and we all will extend our support for the restoration of statehood for Jammu and Kashmir. And Mr. Omar Abdullah, being the Chief Minister, he has been expressing his anger, frustration, and through satirical interpretations and other things. But the real issue, what we should address, why Article 370 was abrogated, why the statehood was snatched away, why Jammu and Kashmir was split into several union territories. Now, Mr. Modi promised them statehood would be restored. Mr. Amit Shah has promised state would be restored. When that state would be restored? This is what they are asking. लखनऊ में एक देश एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इसे बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद 1952 से 1967 तक देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती थी। शाही ने कहा है कि बार बार चुनाव होने से प्रशासनिक और आर्थिक दबाव बढ़ता है, जबकि एक साथ चुनाव होने से इन चुनौतियों में कमी आएगी। और उन्होंने कहा है कि इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए देश में वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था लागू करना उचित होगा। देखिए, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो अमेंडमेंट बिल आया है उसके संदर्भ में चर्चा के लिए यहाँ पर आई है। उन लोगों का हम स्वागत करते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हमारे देश में आज़ादी के बाद 1952 से लेकर के 1967 तक देश के सभी पार्लियामेंट्री चुनाव और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे और उनके साथ एक साथ चुनाव होने के नाते समय की बहुत बड़ी बचत हुई और आर्थिक रूप से भी जो आज भारी दबाव पड़ रहा है बार बार के चुनाव से, उससे उस समय राहत थी। कुछ राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये परिस्थितियां पैदा हो गई कि अब वर्ष भर देश के किसी न किसी कोने में चुनाव होते हैं और वह चुनाव का वातावरण विकास के कार्यों को प्रभावित करता है। राजकोष के ऊपर भारी दबाव बनता है। बड़े पैमाने पर लाखों लोगों को उनके चुनाव की ड्यूटी में जाने पड़ते हैं, जिससे उनका मूल कार्य जो है उनका वो पिछड़ जाता है। यह सब देखते हुए यह उचित है कि हमारे देश के भीतर यह जो वन नेशन वन इलेक्शन का लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव भी साथ साथ हों और यथासंभव उसकी ये व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि नगरीय चुनाव और पंचायती चुनाव भी वो दोनों एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं और 100-125 दिनों के भीतर मियाद के भीतर उसको करा दिया जाता है, तो देश की विकास की गति तेजी से बढ़ेगी और आर्थिक गति भी उससे बढ़ सकती है। तो मैं ये उचित समझता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में हम लोगों ने अपने स्पष्ट मत रखे हैं कि उसको प्रभावी किया जाना चाहिए। दिल्ली में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने
भारत टेक्स 2026 को वैश्विक स्तर का प्रमुख आयोजन बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत टेक्स 2026 का उद्घाटन किया और आज यह आयोजन दुनिया के 130 से अधिक देशों के खरीदारों को आकर्षित कर रहा है। और गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA कर रहे हैं, जिससे भारतीय निर्यातकों को नए अवसर मिल रहे हैं। और उन्होंने बताया कि निर्यातकों के वर्ष 2024 से 26 के दौरान कारोबार को बेहतर बताया और इस बार अच्छे परिणाम की उम्मीद जताई है। और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस एक्सपो में 90% भागीदारी MSME क्षेत्र की है और जो भारतीय वस्त्र उद्योग की मजबूती को दर्शाती है। आपने देखा होगा 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत टैक्स का उद्घाटन किया, शुरुआत की। 25 को भी उन्होंने शुभारंभ किया। तो दुनिया में एक बड़ा टेक्सटाइल इवेंट्स बन गया भारत टैक्स। ये बायर दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा है, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी है। तो दुनिया के साथ हम compete करने के लिए ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए, बायर आए, जो इसको विजिट कर रहे हैं उनकी संख्या है। मैं पूछ रहा था एक्सपोर्टर से कि पिछले साल 24 से 25 कैसा रहा, कहा बहुत अच्छा, और इस साल मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा रहेगा। भारत 550 डिस्ट्रिक्ट से अभी तक एक्सपोर्ट करने वाले लोगों की सूची है। 550 डिस्ट्रिक्ट जो देश के अधिकांश राज्यों के अधिकांश जिलों से है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और 56 देशों से FTA, और दूसरा मोदी जी ने अलग 40 देशों को चिन्हित करके हम उस पे काम किए, जिसके कारण इतने हंगामा के बाद भी हमारा बहुत अच्छा रहा, गिरा नहीं, बहुत कम 1-2 बिलियन से गिरा। ये हमारी खासियत रहा। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में, इस इवेंट में, टेक्सटाइल इवेंट्स में। पटना में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पूर्व विधायक और जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने क्षेत्र की जनता के साथ खड़ा होना उनका दायित्व है। और नितिन नवीन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मंडल अध्यक्ष को बांकीपुर की जनता की सेवा का अवसर दिया है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि पार्टी कार्यकर्ता को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और वहां क्षेत्र के विकास एवं जनसेवा के लिए पूरी निष्ठा से काम करेगा। एक दिवसीय बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव का प्रवास था और मेरा क्षेत्र रहा है, तो क्षेत्र की जनता की अपेक्षा थी कि नितिन नवीन उनके सामने नजर आए। तो एक कार्यकर्ता के रूप में क्षेत्र के विधायक और प्रतिनिधि होने के नाते मेरी जवाबदेही थी कि मैं अपने लोगों के बीच में निश्चित रूप से आकर उनके साथ खड़ा हूं। ये बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में एक मंडल अध्यक्ष जैसे कार्यकर्ता को मौका दिया है बांकीपुर के जनता के सेवा के लिए। और मेरा विश्वास है कि पिछले लंबे समय से क्षेत्र की जनता के साथ जो हमारा पारिवारिक संबंध रहा, मेरे पिताजी स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने जिस क्षेत्र को संघर्ष करते हुए सींचने का काम किया, मैं कह सकता हूं उनके आशीर्वाद से, जनता के विश्वास से और हम कार्यकर्ताओं के साथ से
मैंने भी 20 वर्षों तक इस क्षेत्र के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर सुख दुख में उनके साथ सहभागी बनकर उनके साथ काम करना सीखा भी, काम को आगे बढ़ाना भी सीखा। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ता और जनता ने ही मुझे काम करना सिखाया भी, और आज इस मुकाम तक भी अगर पहुंचाया है तो मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर और स्नेह देकर पहुंचाया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी ने जो एक कार्यकर्ता को फिर से मौका दिया है, वो कार्यकर्ता इस क्षेत्र में जनसंघ काल के जो हमारे कार्यकर्ता रहे उनके परिवार का सदस्य है और एक ऐसा युवा है जिसको क्षेत्र के लोग एक कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं। वो हर लोगों की समस्याओं के साथ खड़ा रहता है। लोगों में कह सकते हैं कि उसकी पहचान बड़ी नहीं है, पर उसका सेवा जिस क्षेत्र में वो काम करता है वो बहुत बड़ा है। मुझे उम्मीद है कि बांकीपुर के लोग का भी वही आशीर्वाद और स्नेह जो मुझे मिला, भारतीय जनता पार्टी को मिला, वो स्नेह और आशीर्वाद नीरज सिन्हा को भी पूरी तरह से मिलेगा और ये युवा बांकीपुर के लोगों का भाई और बेटा बनकर समर्पण भाव से, सेवा भाव से इस क्षेत्र की सेवा करेगा और बांकीपुर का जो विकास पिछले 20 वर्षों में, या हम कह सकते हैं कि पिछले 5 वर्षों में जो पार्टी ने मुझे मंत्री के रूप में भी मौका दिया, हम लोगों ने कई ज्वलंत विषयों को समाधान के रास्ते, लोगों को इस समस्याओं को निराकरण के रास्ते और आम लोगों को एक अच्छा जीवन देने के वास्ते हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है। आज पार्क कहिए, सामुदायिक भवन कहिए, सड़क कहिए, पानी कहिए, बिजली कहिए, इन सभी मूलभूत सुविधाओं से हम आगे बढ़े हैं और मुझे उम्मीद है चाहे वेंडिंग जोन हो, चाहे कम्युनिटी टॉयलेट हो, ये सब चीज़ें हमारे निश्चित रूप से सरकार के विजन में है। और मुझे बड़ी खुशी है कि बिहार पटना की नगर निगम ने अपना पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी सक्सेसफुल टेंडर किया है और निश्चित रूप से एक बड़ी संस्था यहाँ के सफाई के लिए, यहाँ के स्वच्छता के लिए आगे बढ़कर काम करेगी। और मैं यही कहूँगा बांकीपुर की जनता के लोगों से कि आपने मुझे एक अपने अनुज के रूप में, भाई के रूप में जो आशीर्वाद दिया है, मेरा छोटा भाई नीरज सिन्हा भी उसी विश्वास और आशीर्वाद के साथ काम करेगा और बांकीपुर के विकास के जो अब तक सफर रहा है इसको और गति प्रदान करेगा और यहाँ से बांकीपुर निश्चित रूप से बिहार का सर्वांगीण विकास वाला स्थान बनेगा। इस संकल्प को वो भी पूरा करेगा और एक राज्यसभा में पार्टी ने मुझे मौका दिया है तो सांसद के रूप में भी। दिल्ली में बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा है कि बांकीपुर सीट पर बीजेपी की जीत तय है और जनता का पूरा समर्थन पार्टी के साथ है। और शहनवाज हुसैन ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन के दौरान भारी संख्या में लोग पहुंचे जो जनता के उत्साह को दर्शाता है। और उन्होंने यह भी कहा है कि जन सूरज चर्चा तक सीमित रहेगा और जबकि आरजेडी मुकाबले की कोशिश कर रही है और उनके मुताबिक लोग सरकार के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। फैलाने और घातक हथियारों के साथ दंगा करने का दोषी माना है। सत्यमेव जयते। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि जो दिल्ली में दंगे हुए दरअसल वो हिंदू विरोधी नरसंहार था। वो ऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनाइज था, स्पॉन्टेनियस नहीं स्पॉन्सर्ड था। और दुख की बात है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और उनका पूरा इकोसिस्टम इसमें शामिल था, क्योंकि ताहिर हुसैन उस समय पर आम आदमी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता थे। केजरीवाल, संजय सिंह के साथ उठना बैठना था और जब उसको गिरफ्तार किया गया तो संजय सिंह और अमानतुल्लाह खान ने केजरीवाल के इशारे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका बचाव किया। तो इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी भी इस प्रकार से इस पूरे हिंदू विरोधी नरसंहार के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ के उमर खालिद और शर्जील का भी बचाव किया। तो ये वही लोग हैं जो दंगाई बचाते हैं, ये अफजल और याकूब जैसे आतंकी बचाते हैं और हिंदुओं से जो नफरत करते हैं, इसलिए हिंदू विरोधी नरसंहार को भी जस्टिफाई करने का काम कर रहे थे। ये केवल एक ताहिर हुसैन की नहीं बल्कि इनके पूरे इकोसिस्टम की कन्विक्शन है। हावड़ा के
नब्बन में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई बैठक के बाद कई अहम घोषणाओं का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख घरों को मंजूरी दी गई है और लाभार्थियों की सूची में सत्यापन की समय सीमा 20 जुलाई से बढ़ाकर 15 अगस्त तक कर दी गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में फसलों और उपजाऊ भूमि की जांच के लिए 4 नए प्रशिक्षण केंद्र और प्रयोगशालाओं की मंजूरी मिली है और शुभेंदु अधिकारी के अनुसार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त सहायता देने, पंजाब से आलू के बीज और आंध्र प्रदेश से जूट के बीज उपलब्ध कराने तथा 125 दिनों के रोजगार के लिए वैध जॉब कार्डों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। ঘোষজির হাতে আবাস যোজনার ভেরিফিকেশন বা তালিকা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই 1 লক্ষ বাড়ির অনুমোদন আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। আমাদের আগামী দিনে যে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিগুলো রয়েছে তাদের মধ্যে পশ্চিমবাংলার মৃত্তিকা চাষযোগ্য মাটি তার পরীক্ষা নিরীক্ষা, এখানে কোন জেলায় কোন এলাকায় কোন মৃত্তিকায় কি ধরনের ফসল উৎপাদন করা যায় তার জন্য ব্যবস্থা। তিনি 4টি নতুন ট্রেনিং সেন্টার এবং গবেষণাগার অনুমোদন দিয়েছেন। তার মধ্যে চুচুড়াতে একটি ধানের চালের ক্ষেত্রে একটি নতুন ব্যবস্থা অনুমোদন দিয়েছেন। মালদাতে আমের জন্য একটি আইসিএআর এর 100 crore প্রজেক্ট ইউনিট অনুমোদন দিয়েছেন। এর বাইরেও ভুট্টা সহ, মাখানা সহ, আম সহ, লিচু সহ আমাদের উদ্যান পালনের ক্ষেত্রে ফুল এবং পান সহ নানা বিষয়ে ভারত সরকার এবং কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে নানা উদ্যোগ ব্যবস্থা এখানে দেওয়া হয়েছে। পিএম কিষাণ সম্মান নিধি এবং কৃষকদের আরো কিভাবে নতুন করে সাপোর্ট দেওয়া যায় সে সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন। আলু বীজ, জুটের বীজ, গাছ চারা তৈরির জন্য জুটের বীজ অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আসছে, পশ্চিমবঙ্গ এখনো তৈরি করতে পারেনি। আলু বীজ পাঞ্জাব থেকে আসছে, পশ্চিমবঙ্গ করতে পারেনি। তার জন্য তিনি দিশা দিয়েছেন। অনেক সময় লাগবে বিস্তারিত বলতে। আমি এক কথায় दिल्ली में बिहार के उद्योग मंत्री श्रेयासी सिंह ने राज्य में बढ़ते औद्योगिक निवेश को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में औद्योगिक विकास को नई गति मिल रही है और राज्य सरकार उद्योग के लिए बेहतर माहौल तैयार करने में जुटी है। और श्रेयासी सिंह ने कहा है कि कुशल मानव संसाधन और प्रभावी औद्योगिक नीतियों के कारण अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निवेशकों का रुझान बिहार की ओर बढ़ रहा है। और उन्होंने कहा कि बिहार सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहिए हम टीवी भारत।